हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 के चैप्टर 5 को देखेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है सभी एग्जामों की दृष्टिकोण से। तो देखते हैं, जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद की बात देखते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह नीति और लोग, पिछले अध्याय में ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति और जनता पर उसके प्रभावों के बारे में पढ़ा। इन नीतियों से राजाओं, रानियों, किसान, जमींदार, आदिवासियों, सिपाही सब पर तरह तरह से असर पड़े। आप यह भी देख चुके हैं कि जो नीतियाँ और कार्रवाई जनता के हित में नहीं होती, उनकी भावना को ठेस पहुंचाती है, उनका लोग किस तरह विरोध करते हैं। नवाबों की छीनती सत्ता को देखें। 18वीं सदी के मध्य में ही राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरवाजे में रेजिमेंट तैयार कर दिए गए थे, सेना के रेजिमेंट कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी, उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार और इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। उदाहरण के लिए क्या मिला, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद के लिए हुए बेटे को, देखते हैं यहाँ देख सकते हैं आप लोग, सिपाही और किसान विद्रोह के लिए ताकत जुटाते हुए विद्रोह 1857 में उत्तर भारत के मैदानों में फैल गया था। देख सकते हैं उत्तर भारत के मैदान, जम्मू कश्मीर वगैरह जितने भी हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप लोग बने रहें। राजा मान ले पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब जो थे, नाना साहब पूछा जाता है, इसका बचपन का नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नाना साहब का बचपन का नाम धोंडू पंत था, और उसका दूसरा नाम की बात करें तो बालाजी बाजीराव था, जो काफ़ी फेमस थे। नाना साहब काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नाना साहब के ने भी आग्रह किया कि उनके पिता की पेंशन मिलती थी, वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी, जो ब्रिटिश कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया। अवध की पूछा जाता, अवध जो है, ये अवध आया, तो अवध जो है कुशासन के द्वारा ब्रिटिश राज में लिया गया था। कब? 1856 ईस्वी में। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। देखिए, किसके? कुशासन के द्वारा। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। देखिए कितनी कठोर थी। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बहादुर शाह जफर जो थे, काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। जिसका पूरा नाम की बात करें तो अबू जफर सिराजुद्दीन मोहम्मद था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसका पूरा नाम। मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकाल कर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल केनिन आया, तो भारत का पहला वायसराय पूछेगा, पहला वायसराय तो केनिन है, ठीक है। केनिन ने मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। किसान और सिपाही, गाँव में किसान और जमींदार भी भारी भरकम लगान और वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिए गए कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे, उसके कारण उनकी पीढ़ियाँ पुरानी जमीनें हाथ से निकलती जा रही थी। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीयों, सिपाहियों और असंतुष्ट की अपनी वजह थी। वे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। क्या आप जानते हैं कि उस ज़माने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगी। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला, तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें ज़मीन के रास्ते से जाने में एतराज़ नहीं था। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सज़ा दी गई, क्योंकि यह मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ था। इसलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा।
इस कानून में साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। देख सकते हैं आप लोग। सिपाही गांव के हालात से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे। वे परिवार गांव में छोड़ कर आए थे। वे अपने परिवार और गांव को छोड़ के आए थे। लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया। देख सकते हैं सुधारों का प्रतिक्रिया क्या हुआ। ये उत्तर भारत में बाज़ारों में सिपाही खबरें अफवाही फैलाते हुए उत्तर भारत के क्षेत्र में अंग्रेज़ों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि ज़मीन और संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाया और आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे भारतीय थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। इन सुधारों और उनके सुधार आंदोलन के बारे में आप अध्याय 8 में पढ़ेंगे। ठीक। जनता की नज़र से उस ज़माने में लोग अंग्रेज़ शासन के बारे में क्या सोच रहे थे उसका जायज़ा लेने के लिए आप 1-2 को देखें। ठीक है, देखते हैं। यह महाराष्ट्र की एक गांव में 84 नियमों की सूची। गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास के कुछ अंश दिए गए हैं। विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा का यूपी में आयोजित किए जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई। उन्हें सलाह दी कि वे वापस लौट जाए क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। सिपाहियों ने जो कहा उस प्रकार था। अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने का आमादा है। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है और कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमारों की मौजूदगी में उसका ऐलान कर दिया है। उन्होंने सिपाहियों ने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अंग्रेज़ों को घातक परिणामों की चेतावनी दी। राजाओं ने कहा कि अगर ये नियम लागू किए गए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी कि राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानियों को लौट गए। तमाम बड़े लोग योजनाएं बना रहे थे। धर्म युद्ध के लिए तारीख तय कर ली गई और मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों में भेज दी गई। जल्दी ही हार टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। ये देख उस दौर की एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे स्मरणों से में मिलती है। सीताराम पांडे को 1812 ईस्वी में बंगाल नेटिव आर्मी ने सिपाही के तौर पर भर्ती किया था। उन्होंने 48 साल तक नौकरी की और 1860 में वे सेवानिवृत्त हो गए। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेज की मदद की। हालांकि उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ था और अंग्रेज़ों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने ही मार डाला। अपने सेवानिवृत्ति के बाद उनके कमान अफसर नॉरगेट ने उन्हें अपने स्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया। सीताराम ने 1861 में अवध भाषा में अपनी स्मरण लिखे जिनका नॉरगेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। क्या फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार यानी सिपाही से सूबेदार तक के नाम से प्रकाशित करवाया। सीताराम पांडे के स्मरणों का एक अंश इस प्रकार था। मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से भी सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था और वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे थे। अवध के नवाब और दिल्ली बादशाह के नुमाइंदों को सेना की कब्जा जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया था। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दी। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया। उन्होंने 1000 झूठ गढ़ डाले और सिपाहियों को अपनी मालिक को अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके। उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करे और इन सुझावों पर अमल करे तो सेना ऐसा कर सकती है। देख सकते हैं आप लोग मेरठ में विद्रोही सिपाही अफसरों पर हमला करते, उनके घरों में घुस जाते और इमारतों में आग लगा देते थे। संयोग इसी समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई राइफल के इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा। इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया। इसी दौरान न जाने कहां से एक खबर फैल गई कि इन राइफलों में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर गाय और सूअर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि चर्बी का लेप
चढ़ाया गया है। हमारे रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लिख कर यह खबर भेजने लगे और जल्दी ही हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना है, यानी तेज़ी से फैलने माहौल फैल गया। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके मजहब को चोट पहुँचाने, यानी मजहब होते हैं, मजहब को चोट पहुँचाने तथा के लिए कभी कुछ नहीं किया था। लेकिन जैसा कि मैंने पहल की जिक्र किया, अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले ही गुस्से में थे। स्वार्थी लोग ने फ़ौरन यह कहानी गढ़ दी, यानी बता दी। अंग्रेज़ों तो सबको ईसाई बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे कारतूस तैयार किए हैं ताकि उन्हें इस्तेमाल करने से मुसलमान और हिंदू दोनों ही भ्रष्ट हो जाएंगे। देख सकते हैं। कर्नल साहब का मानना था कि यह बेचैनी जो उन्हें भी साफ दिखाई दे रही इस बार भी अपनी आप खत्म हो जाएगी और उन्होंने मुझे घर चले जाने की हिदायत दी। सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। यद्यपि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं होती, लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राज्य की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती। बहुत सारे लोग मानने लगे कि उन सब का शत्रु एक है, इसलिए वे सभी कुछ करना चाहते हैं। इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता है। उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना होता है। भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई। फतह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ गया था। मई 1857 ईस्वी में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया था। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था। सैनिक विद्रोह, जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर देते हैं, उसे ही सैनिक विद्रोह कहा जाता है। आप लोग देख सकते हैं युद्ध करते हुए कैवेलरी लाइनों में, ठीक है। 3 जुलाई 1857 ईस्वी को 3000 से ज़्यादा विद्रोही बरेली से दिल्ली आ पहुँचे थे। उन्होंने यमुना को पार किया और ब्रिटिश कैवेलरी चौकियों पर धावा बोल दिया। यह युद्ध पूरी रात चलता रहा। देख सकते हैं आप लोग। मेरठ से दिल्ली तक 29 मार्च 1857 ईस्वी को, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मंगल पांडे जो थे 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे को यहाँ गिरफ्तार किया। युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात हुए सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा दी गई। और 9 मई 1857 की बात है, मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत ज़बरदस्त रही। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर हवा बोलकर उन्हें बंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया। उन्होंने अंग्रेज़ अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए और अंग्रेज़ों की इमारतों व संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेज के शासन को खत्म करने पर आमाद थे, लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा। सिपाहियों ने इसका भी जवाब ढूंढ लिया था। वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे। मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़े पर सवार होकर मुंह अंधेरे से दिल्ली पहुंच गई। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। यहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए। देसी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद कब्जे में ले लिया और इमारतों को आग लगा दी गई। विजयी सिपाही लाल किले की दीवारें के आसपास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेज़ों की भारी ताकत से दो हाथ करने को तैयार थे। फिरंगी क्या है? विदेशी द्वारा शब्द में अपमान का भाव को फिरंगी कहते हैं नहीं थे, लेकिन सिपाही भी अड़े रहे। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। बूढ़े बादशाह को सिपाही की यह मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने यानी यूनियन बनाने का आह्वान किया। बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम से सारे परिणाम सामने आए। अंग्रेज़ों ने
से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था। ज़्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों का शासन चलाना चाहते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर ले तो वह मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। देख सकते हैं बहादुर शाह। बहादुर शाह जो थे, इसका पूरा नाम की बात करें तो अबू जफ़र सिराजुद्दीन था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ नाना साहब का बचपन का नाम ढोंढू पंत था और बालाजी बाजीराव इसका दूसरा नाम था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अंग्रेजों ने इस घटनाओं की उम्मीद नहीं था। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुए उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी, लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। अक्सर ऐसा होता है, जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाती है। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिलता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बगावत फैलने लगी। जब दिल्ली में अंग्रेज के पैर उखड़ गए तो लगभग एक हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर और खबर फैलने में भी कुछ समय तो लगना ही था, लेकिन फिर तो विद्रोहों का सिलसिला शुरू हो गया। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने को निकल पड़े। उनकी देखा देखी कस्बों और छोटे छोटे कस्बों और गाँव के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों और मुखियाओं के पीछे संगठित यानी एकता बनाने लगे और वे लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा यानी लड़ने को तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजी राव के दत्तक पुत्र नाना साहब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि वह बादशाह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर है और लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता अवध का अंतिम नवाब कौन था, तो वाजिद अली शाह। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है, याद रखिएगा। वाजिद अली शाह के बेटे ब्रिजिश कद्र, ये यहाँ पे न्यू पॉइंट मिला है। ब्रिजिश कद्र किसके बेटे थे, तो वाजिद अली खान के नया नवाब घोषित कर दिया यहाँ, ये इसको याद रखिएगा। देख सकते हैं आप लोग बहादुर शाह, नाना साहब जब जनता बगावत करती है। अब देखते हैं ब्रिजिश कद्र ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। उनकी माँ बेगम हजरत महल, किसकी माँ, तो ब्रिजिश कद्र की माँ बेगम हजरत महल और नाना साहब की पत्नी, वाजिद अली की पत्नी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोहों को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। अब पूछा जाता है रानी लक्ष्मीबाई की बचपन का नाम तो मणिकर्णिका था और उसके जन्म की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 19 नवंबर 1828 ईस्वी को वाराणसी में हुई थी और रानी लक्ष्मीबाई के 3 घोड़े थे। कितने घोड़े थे? 3 घोड़े। क्या क्या नाम था, तो बादल, एक घोड़े का नाम बादल, दूसरे का नाम पवन, तीसरे का नाम सारंगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एग्जाम में। 3 घोड़े किसके थे, तो लक्ष्मीबाई के क्या क्या नाम था, बादल, पवन और सारंगी। ठीक, लक्ष्मीबाई भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिले। उन्होंने नाना साहब जो थे, नाना साहब का बचपन का नाम ढोढुपट था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेनापति तात्या टोपे, यहाँ तात्या टोपे आए। तात्या टोपे का बचपन का नाम रामचंद्र पांडु था। ये भी पूछा जाता है, तात्या टोपे, रामचंद्र पांडु बचपन का नाम। के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की राजी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उनका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य में प्रशासन का नियंत्रण कर लिया था। विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी। बहुत सारे मोर्चों पर उनकी जबरदस्त हार हुई। इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेज जो का शासन खत्म हो चुका है। अब लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया था। खास तौर से अवध के इलाके में चौतरफा बगावत की स्थिति थी। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा, जिसमें उसने अंग्रेजों के भय को व्यक्त किया, डर को व्यक्त किया। हमारे लोग गतिविधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है। जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो चुके हैं। इन्होंने इंग्लैंड भेजा, ठीक है, कमांडर को। इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। उदाहरण के लिए फैजा के मौलवी
अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेज़ों का शासन जल्दी ही खत्म हो जाएगा। वह समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली। अपने समर्थकों के साथ वे अंग्रेज़ों से लड़ने लखनऊ जा पहुँचे। दिल्ली में अंग्रेज़ों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए। बरेली के सिपाही बख्त खां ने लड़ाकों का एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच पड़ा। वह इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह, उसके भाई अमर सिंह। यहाँ पूछा जाता है, कुंवर सिंह और अमर सिंह दोनों भाई जगदीशपुर, दानापुर, आरा, आजमगढ़ इन क्षेत्रों में विद्रोह किया। और कुंवर सिंह की मृत्यु की बात करें तो पूछा जाता है, कुंवर सिंह जो है उसकी मृत्यु हो गया 26 अप्रैल 1858 को निधन हो गया। अब पूछा जाता है आरा बिहार में बंदे अली, पटना में कौन किया था? पटना बिहार की राजधानी पटना में, तो पटना में पीर अली थे जिसको फांसी की सजा दे दी गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। पीर अली 7 जुलाई 1857 को फांसी दे दी गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुंवर सिंह भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। आप लोग देख सकते हैं, ये रानी बाई है, लक्ष्मीबाई बचपन का नाम। मणिकर्णिका, जन्म 19 नवंबर 1828 ईस्वी को वाराणसी में। घोड़े की नाम इसको पूछा जाता है, 3 घोड़े थे। पहला घोड़े बादल, पवन और सारंगी, ये सब उन घोड़े के नाम था। ठीक है। कुंवर सिंह देख सकते हैं, ये कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर, बिहार के जगदीशपुर, दानापुर और आजमगढ़ इन क्षेत्रों में लड़े थे। ब्रिटिश टुकड़ियों विद्रोहों पर हमला करते जिन्होंने दिल्ली के लाल किले के तथा सलीमगढ़ किले बाएं और कब्जा किया हुआ था। देख सकते हैं कितनी विद्रोही हो रही। विद्रोही सिपाही मेरठ से दिल्ली की तरफ कुछ। कंपनी का पलटवार, अब देखिए क्या होता है। इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए। विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। बहुत सारे इंग्लैंड से जो है फौजी को मंगवाए। 18 सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जिन्नत महल को अक्टूबर 1858 ईस्वी में रंगून भेज दिया गया। रंगून निर्वासित यानी रंगून भेज दिया गया, भटकने लगा दिया गया। ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पूछा जाता है। पत्नी बेगम अली को और बहादुर शाह को रंगून भेज दिया गया। इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली। दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने का यह मतलब नहीं था कि विद्रोही खत्म हो चुका था। इसके बाद भी लोग अंग्रेज से टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। देख सकते हैं टाटा टोपे स्मृति जारी, डाक टिकट जारी हुई थी। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे से चला गया। लखनऊ भी चला गया, दिल्ली के बाद लखनऊ भी चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ हुआ। खेरी की शुरुआती विजय के बाद उन्हें अपने आप को अंग्रेजी फौज से घिरा पाया और वे शहीद हो गई। टाटा टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासी और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं में विद्रोहियों को उत्साह मिला था, उसी तरह विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। बहुत सारे लोग ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया और अंग्रेजों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने लोभ देने लगा, उन्होंने वफादार। देख सकते हैं अंग्रेज टुकड़ी दिल्ली में घुसने के लिए कश्मीरी गेट को बारूद से उड़ा देती है। देख सकते हैं पहला कब्जा यहीं फिर दोबारा हो। भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान कर दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी ज़मीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि अगर वे अंग्रेज के सामने समर्पण कर देते हैं और अगर उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की है तो वह सुरक्षित रहेंगे और ज़मीन पर उनके अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोही, नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। देख सकते हैं कितनी कायर थे अंग्रेज का। विद्रोह के बाद के साल अंग्रेज ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था, लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। अंग्रेजों ने जो अब अहम बदलाव किए वे क्या क्या थे? ब्रिटिश संसद में 1898 में एक
नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए ताकि भारतीय मामले को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत के मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामले को संभालने का जिम्मा सौंप दिया। इससे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है जाता था। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा बना दिया गया। अब पूछा जाता है भारत का पहला वायसराय केनिन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बहुत बार पूछा गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड बेटिंग थे। अंतिम भारत का गवर्नर जनरल तो माउंटबेटन थे। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग थे। अंतिम पूछेगा तो बेटिंग थे। इस तरह से काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, देखते हैं। इस प्रकार से इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधित्व घोषित कर दिया गया। अब इंग्लैंड से शासन चल रहा था, फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। देख सकते हैं आप लोग, अंग्रेज टुकड़ी कानपुर के पास विद्रोहों को पकड़ लेती है। ध्यान देख सकते हैं। देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई, लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। थर्ड क्या है, सेना ने भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया। यानी भारतीय सिपाही को बहुत कम कर दिया, यूरोप यानी ब्रिटिश सैनिक को लाने का फैसला लिया। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत, मध्य प्रदेश वगैरह दक्षिण भारत और सिपाहियों को भर्ती करने की बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। देख सकते हैं, ये वहीं से शुरू हुई गोरखा। मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियाँ यानी कानून बनाई गई। इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुई। आप देख सकते हैं, यहाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। जो मैं बता देता हूँ कुछ इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि पूछता है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ दिल्ली में कौन था, तो बहादुर शाह द्वितीय था। बख्त खां था। बख्त पूछता है कि प्रमुख कौन था, तो बहादुर शाह द्वितीय प्रमुख नेतृत्व करता और बख्त खां सैन्य नेतृत्व करता था। हकीम अहसानुल्लाह प्रमुख सलाहकार, तीनों थे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहीं पे बहादुर शाह को जो है ना निर्वासित करके रंगून भेज दिया। 1862 में रंगून भेजने के दौरान वहीं पे मृत्यु हो गया। ठीक है, उसके बाद पूछता है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है लखनऊ में, यहाँ लखनऊ के क्षेत्र में लखनऊ में कौन था, बेगम हजरत महल और नवाब वाजिद अली शाह। ठीक है, तो 1859 जो थे ये बेगम हजरत महल 1859 ईस्वी में नेपाल चली गई। 1874 में काठमांडू में निधन हो गया। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद पूछा जाता है, यहाँ देख सकते हैं लखनऊ। उसके बाद पूछा जाता है कि झांसी में जो थे रानी लक्ष्मीबाई थी, जिसके 1858 में युद्ध के दौरान वीरगति प्राप्त हो गई, मर गई। उसके बाद ग्वालियर भी पूछा जाता है, यहाँ ग्वालियर के आसपास। ग्वालियर में पूछता है रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे दोनों थे। 18 अप्रैल 1859 में तात्या टोपे को बंदी बनाकर ग्वालियर में फांसी दे दिया गया। उसके बाद कानपुर वगैरह में पूछा जाता है। कानपुर जिसको बिट्ठूर के नाम से जाना जाता था। नाना साहब अजीजन बेगम जो नर्तकी थी, अजीजम बेगम जो थे, वहाँ उसको अंग्रेजों द्वारा गोली मार कर हत्या कर दिया गया। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। दिल्ली में तो जानिए रहे हैं, इलाहाबाद में लियाकत अली थे, इलाहाबाद के क्षेत्र में। और उसके बाद पूछा जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बिहार से कौन था, तो बिहार के क्षेत्र से था जगदीशपुर, दानापुर, आरा में कुंवर सिंह और अमर सिंह। और आरा में पूछा जाता है तो बंदे अली, पटना में पीर अली थे। पीर अली को फांसी दे दिया 7 जुलाई 1857 ईस्वी को। उसके बाद पूछा जाता है फैजाबाद जिसको शाहजहाँपुर मौलवी अहमदुल्ला थे। अंग्रेजों द्वारा जो है ना 50,000 रुपये का इनाम रखा गया। और पुवाया के राजा जो थे सूचनापा 1858 में एक हमले में मारे गए थे फैजाबाद से। फिर पूछता है फतेहपुर से अजीमुल्ला थे। फिर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो कहाँ मेरठ, यहाँ मेरठ है, मेरठ से कौन था, मेरठ से कदम सिंह। फिर मथुरा से भी पूछा जाता है, तो मथुरा से देवी सिंह
उसके बाद कोटा राजस्थान, ये कोटा राजस्थान के क्षेत्र जो थे, ये कोटा राजस्थान के क्षेत्र से जय दयाल और हर दयाल थे। तोप के अंग्रेज़ों ने तोप के मुंह में बांध कर उड़ा दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोटा में जय दयाल हर दयाल को अंग्रेज़ के मुंह तो अंग्रेज़ जो है तोप के मुंह में बांध कर उड़ा दिया। अब सतारा महाराष्ट्र के क्षेत्र में, सतारा जो है महाराष्ट्र के क्षेत्र में पूछा जाता है। रंगोजी बापूजी गुप्ते थे। उसके बाद पूछता है महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के थे। पंजाब के क्षेत्र में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पंजाब के क्षेत्र में कौन था? पंजाब में था गुरु राम सिंह, रंगून जेल में बंद कर दिया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र में जो थे वासुदेव जो थे, उस वासुदेव बलवंत फड़के, उसको आजीवन कारावास की सज़ा दी गई थी। इस तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट जहाँ जहाँ थे आप लोग देख सकते हैं। रोक के देखते हैं। खुर्दा संग्राम एक कैसी केस स्टडी थी, इसको आप लोग रोक के पढ़ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रोक के आप लोग देख सकते हैं। फिर देखते हैं हम लोग परम शांति के एक स्वर्णिम समाज का। जब 1857 में भारत में विद्रोह फैला, उसी समय चीन के दक्षिणी भाग में एक विशाल जनविद्रोह पैदा हो रहा था। यह विद्रोह 1850 में शुरू हुआ और 1860 के मध्य में जाकर खत्म हुआ। होंग जिकुआंग के नेतृत्व में हजारों मेहनतकश गरीब लोगों ने परम शांति में स्वर्णिक साम्राज्य की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ी। इस विद्रोह को ताइपिंग विद्रोह के नाम से जाना जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। होंग जिकुआंग ने धर्मांतरण करके ईसाई धर्म अपना लिया और वह कन्फ्यूशियावाद और बौद्ध और परंपरागत चीनी धर्मों के खिलाफ थे। ताइपिंग और विद्रोही एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे जहां ईसाई धर्म को माना जाएगा, जहां किसी के पास निजी संपत्ति नहीं होगी, जहां सामाजिक वर्गों और स्त्री पुरुष के बीच कोई भेदभाव नहीं होगा, जहां अफीम की खेती, तंबाकू, शराब, अफीम जम्मू कश्मीर वगैरह, तंबाकू आंध्र प्रदेश, राजमुंद्री, शराब सेवन तथा जुए, वेश्यावृत्ति और गुलामी पर पाबंदी होगी। चीन में तैनात अंग्रेज और फ्रांसीसी सेनाओं ने ताइपिंग विद्रोह को दबाने के लिए किंग साम्राज्य के बादशाह को काफ़ी मदद की। इस तरह से देख सकते हैं आप लोग, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1857 में विद्रोही टुकड़ों ने रेजिमेंट को कब्जे में ले लिया। बहुत सारी अंग्रेज औरतें, मर्दों और बच्चों ने रेजिमेंट की इमारतों में पनाह ली। विद्रोहियों ने इस पूरे परिसर को घेर कर उन पर गोलों से हमला किया। इसी तरह के गोले से अवध के चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस की भी मृत्यु हो गई। हेनरी लॉरेंस जिस कमरे में मरे वह उस चित्र में दिखाई दे रहा है। गौर से देखकर इमारतों पर देख सकते हैं आप लोग, ये चित्र दिखाई दे रहा है। इस तरह से आज हम लोगों ने कवर किया चैप्टर 5 को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इस तरह के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।